कि सबसे पहले यदि हम मूल स्वर को देखते हैं तो मूल स्वर क्या है, जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं स्वरों से मिलकर नहीं हुई है, मतलब आपस में जो मिश्रित नहीं है, मिले हुए नहीं हैं, वो आपके क्या होंगे, आपके मूल स्वर होंगे। और मूल स्वरों की जो संख्या हमारे पास है वो है 4, अ, ई, उ और री। ठीक है, छोटा आ जिसे हम कहते हैं, छोटी ई, छोटा उ और री, ये 4 ऐसे वर्ण हैं, 4 ऐसे स्वर हैं जो किसी के साथ मिलकर नहीं बने हुए हैं। ठीक है, इनमें कोई स्वरों का योगदान नहीं है, लेकिन ये मिलकर संधि स्वर में जरूर आए हैं। आगे हम इस चीज को समझेंगे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 4। कौन कौन से, अ, ई, उ और री। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दूसरा जो है प्रकार वो है संधि स्वर। ठीक है, संधि स्वर मतलब 2 स्वरों के योग से बनने वाले स्वर संधि स्वर कहलाते हैं। ठीक है, 2 स्वरों के योग से, मतलब 2 स्वरों को अब जब आपस में जोड़ेंगे और हमारे पास जो स्वर बनेगा, जो हमारे पास जो है स्वर बनकर आएगा, वो आपका संधि स्वर होगा। इनके हमने इनको 2 भागों में बांट दिया, पहले भी देखा था। कौन कौन सा, एक है दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में अंतर क्या है, इसे हम समझेंगे। देखो, यदि हम बात करें दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर में 2 समान स्वरों का योग होता है। समान मतलब 2 सेम स्वरों को मैं आपस में मिला दूंगा और हमारे पास जो है जो स्वर बनकर आएगा वो क्या आएगा, वो दीर्घ स्वर बन के आएगा। जैसे हमारे पास अभी मूल स्वर कौन कौन से थे, तो आप कहेंगे सर हमारे पास मूल स्वर थे अ, ई, उ और री। तो हम इनको ही उठाकर बनाते हैं। देखो, हमने जैसे सबसे पहले आ को उठाया, तो आपने प्लस के पहले भी आ को रखा, प्लस के बाद भी आ को रखा। जैसे यदि हम बात करते हैं, मैंने कहा 2 + 2 और 2 + 3। यदि मैं कहूं 2 + 2, तो 2 + 2 क्या होगा, ये हम कह सकते हैं कि ये दीर्घ स्वर हो सकता है, या दीर्घ स्वर के हिसाब से हम इसमें रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका 2 है, बाद में भी 2 है, मतलब सेम नंबर जुड़े हैं, लेकिन यहां पर सेम जो है वो क्या जुड़ेंगे, स्वर जुड़ जाएंगे। लेकिन यदि मैं 2 और 3 की बात करूं, तो 2 और 3 जो है वो डिफरेंट नंबर है। 2 एक अलग है, 3 एक अलग है। ठीक है, तो ये डिफरेंट है, तो ये हमारा जो है वो संयुक्त में पहुंच जाएगा। ये वाला दीर्घ में, ये वाला संयुक्त में। तो हमने आ प्लस आ को मिलाया तो क्या बना, बड़ा आ बना, तो ये हमारा जो है वो दीर्घ स्वर हो जाएगा। हमने ई प्लस ई को मिलाया तो क्या बना, बड़ा ई बन गया, ये आपका दीर्घ स्वर में हो गया। और ऊ प्लस ऊ जब हमने मिलाया तो ये बड़ा ऊ बन गया, ये भी आपका दीर्घ स्वर हो गया। मतलब ये कह सकते हैं कि हमारे पास दीर्घ स्वरों की संख्या होती है, वो होती है 3, बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ, अर्थात आ, ई और ऊ, ये हमारे पास जो है वो आपके दीर्घ स्वर होंगे। बात करते हैं संयुक्त स्वर की। संयुक्त स्वर के बारे में मैंने बता दिया है कि ये जो है वो आपके क्या होते हैं कि 2 असमान स्वरों का योग करने वाले होते हैं। असमान मतलब डिफरेंट होने चाहिए। जैसे मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने आ को रख दिया और ई को रख दिया, क्या ये अलग अलग हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल अलग अलग हैं। जब आ और ई को मिलाया तो हमारे पास जो बना वो बन गया ए। क्लियर है? इसके बाद हमने आ और ए को मिलाया तो हमारे पास बन गया आई। क्लियर है? अब इसके बाद आपने जो है वो अ और ऊ को मिलाया तो हमारे पास जो बनकर आया वो आया ओ। और इसके बाद हमने आ और ओ को मिलाया तो हमारे पास जो बन के आया वो आया औ। तो हमारे पास 4 जो स्वर आए हैं वो आपके अलग अलग स्वरों के मिलने पर उत्पत्ति हुई है, और यही स्वर आपके कहलाते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, संयुक्त स्वरों की संख्या जो है वो होगी 4। अब एक बात ध्यान रखना, जब आप संधि को प्रारंभ करेंगे और जिसमें आप स्वर संधि को पढ़ेंगे, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपके काम में आने वाला है। इसे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। यदि आपको ये क्लियर है तो आपको स्वर संधि के 3-4 प्रकार तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, जहां पर आपको मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, आ प्लस ई के बनेगा क्या, ए, आ प्लस ए क्या बनेगा, आई, आ प्लस ऊ क्या बनेगा, ओ, और आ प्लस ओ क्या बनेगा, औ। ये इस तरीके से बन जाएंगे, और जब आप इनको मिलाएंगे तो आ प्लस आ बड़ा आ, ई प्लस ई बड़े ई और ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ बन जाएगा। आशा करता हूँ ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, बात हम करेंगे
स्वरों के वर्गीकरण की, मतलब स्वरों के क्लासिफिकेशन की। स्वरों का हम क्लासिफिकेशन करेंगे अलग अलग बातों के या अलग अलग चीज़ों के अकॉर्डिंग। सबसे पहले जैसे हम करने वाले हैं उच्चारण के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर करने वाले हैं? उच्चारण के आधार पर हम सबसे पहले वर्गीकरण करेंगे। तो उच्चारण के आधार पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ह्रस्व की, ठीक है। ह्रस्व में होता क्या है, देखो मैंने यहाँ पर साइन भी बनाए हुए हैं। यहाँ पर एक लाउड है लेकिन कम लाउड है, ठीक है, उससे ज़्यादा लाउड है और सबसे ज़्यादा लाउड है। लाउड का मतलब ज़्यादा तेज चिल्लाना नहीं है, यहाँ पर उसको बहुत लंबे समय तक खींचना, यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर मैंने किसी भी स्वर को कम समय में बोला है, उससे ज़्यादा मैं यहाँ बोला है और सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पर बोला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ह्रस्व की बात करेंगे। तो ह्रस्व क्या बोल रहा है? ह्रस्व बोल रहा है ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, कम समय में जो बोले जा सकते हैं वो आपके कहलाएंगे ह्रस्व। जैसे अ, ई, उ, री, इनको बोलने में कम समय लगा। आपने कहा अमन, तो अ बोलने में फटाफट हुआ, लेकिन मैंने कहा मान, तो मान में क्या हुआ? माँ के साथ बड़ा आ जुड़ा हुआ है, तो आपने थोड़ा सा उसको खींच के बोला, ठीक है। अभिमान, अभिमान, तो माँ को आपने खींच कर बोला है। तो यहां पर जो है जहां कम समय लग रहा है वो आपके कहलाएंगे ह्रस्व स्वर। छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और री जो है वो आपके ये होंगे। दीर्घ में क्या होता है? दीर्घ में उससे ज्यादा समय लगता है, ठीक है। जैसे बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ये जो आपके होते हैं जिनमें ज्यादा समय लगता है वो आपके दीर्घ कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद भी जो है वो एक और होता है। देखिए अब आप कहेंगे सर इसमें और इनको मिलाकर तो 11 तो वैसे ही हो गए, अब आप प्लुत में क्या रखोगे? तो प्लुत एक ऐसी स्थिति है जहां पर जब आपको किसी भी दीर्घ स्वर को और खींचना होता है तब आप वहां पर क्या करते हैं? आप वहां पर प्लुत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दीर्घ को आप कैसे खींचना है तो इसे समझते हैं। मैंने इस तरीके से यदि लिखा हुआ है ओम, यदि मैंने लिखा हुआ है ओम, तो आप इसका उच्चारण कैसे करेंगे? तो आप ओम बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं ओ को खींचना चाहता हूं, बोला चाहता हूं ओम, मतलब ओ को और खींचना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? इस ओ के बाद जो है एक साइन लगा दूंगा और वो साइन होगा 3 का और उसके बाद मां लिख दूंगा। इसका अर्थ क्या होगा कि अब ओ को और ज्यादा खींचा जा रहा है, ठीक है। जैसे कभी कभी पुकारते नहीं है, तो जैसे हम राम चिल्ला रहे हैं तो राम, तो रा को हम खींच रहे हैं तो हम उसके बाद एक 3 का साइन लगा देते हैं। अब ये 3 होता क्या है? हमने बहुत सारी जगह देखा होगा, बहुत सारे नाटकों को पढ़ते होंगे तब हमने इस चीज को देखा होगा। तो ये जो 3 का साइन होता है यही प्लुत कहलाता है। ये दीर्घ स्वर के साथ लगकर उसको और लंबे तक खींचने में मदद करता है। इसे आप त्रैमात्रिक भी कहते हो और मैसूर भी कहते हो। त्रैमात्रिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ह्रस्व की 1 मात्रा होगी, दीर्घ की 2 मात्रा होगी और प्लुत की 3 मात्रा होगी, इसलिए इसे त्रैमात्रिक भी कहा जाता है। और उसका जो साइन होता है वो 3 की तरह होता है, हिंदी के 3 की तरह। तो आशा करता हूं ये आपको जो है वो भली भांति रूप में समझ में आया होगा।